जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद मैं यही करूंगा हमेशा आप बहुत अच्छे होंगे, और अगर कुछ अच्छा नहीं है मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी मेहनत के दम पे साथी जरूर अच्छा एक दिन करेंगे। और आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आपका सैटरडे और संडे क्लासेस नहीं होती हैं। उस समय पर मैं उम्मीद करूंगा आप एक अच्छा रिवीजन करते होंगे। एक अच्छा छात्र वही है जो अपनी चीज़ों को साथी दोहराए। ठीक है। मैं अभी छात्रों से संवाद कर रहा था तो मैंने एक बात उन्हें बताई कि अंद्रे अगासी आपका 8 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता थे, टेनिस के खिलाड़ी थे। तो उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने संन्यास लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे टेनिस पसंद नहीं था। सबने कहा टेनिस पसंद नहीं था और आपने 8 ग्रैंड स्लैम जीत लिए, यानी कि बिना रुचि के। हम तो हमेशा से ये जानते आए कि भाई जिस चीज़ में रुचि होती है तो वही चीज़ फिर बेहतर हो जाती है। लेकिन आप देखोगे रुचि का दूसरा पहलू यह भी है साथी, आपके इंटरेस्ट का। आप जिन चीज़ों को बार बार करते हैं और वही चीज़ें फिर क्या है आपके लिए रुचिकर भी बन जाती हैं। ऐसे ही जिस विषय में आप कमजोर हों, अगर उसको आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे तो वह आपकी रुचि का विषय बन जाएगा। और उम्मीद करूंगा वह रिवीजन आप जरूर करते होंगे। तो ऐसे कितने साथी हैं जिनसे मैं कहूँ कि पिछली कक्षाओं में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आप बड़े विवेक के साथ में उसको पढ़ते हैं, और कभी भी कोई प्रश्न बनेगा तो विवेक के साथ में उत्तर दे देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं संविधान के भाग 1 को। ठीक है। और भाग 1 में क्या लिखा हुआ है, आपका संघ एवं उसका क्षेत्र, जिसमें आपका 4 अनुच्छेद आते हैं, 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। इनको डिस्कस करना है। ठीक है। बिंदु छोटे हैं लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो शुरू करें। बड़े ध्यान से समझेंगे और लिखेंगे दोस्त। आपका लिखना शुरू करेंगे और नोट बनाएंगे। भाग 1। भाग 1 में दोस्त हमने जो आपका पार्ट 1 था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पार्ट 1 में हमने क्या जाना था आपका, बोलेंगे भी हमने उसमें जाना था भैया संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र, अर्थात हम कह सकते हैं, थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को ये साफ, इसको हम कह सकते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ शब्द का अर्थ साथी समझते हैं। संघ अर्थात हम बात करें यूनियन की। चलो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप सब लोगों को रिकॉल कराना चाहूंगा, क्या यूनियन में स्टेट्स उससे अलग होने का राइट रखते हैं? यानी राज्यों को क्या यह अधिकार है कि वो उस संघ से अलग हो सकते हैं या उस भौगोलिक क्षेत्र से अलग हो सकते हैं? क्या संघ में ये अधिकार होता है, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं। यहीं पर मैं समझ जाऊंगा कि आपको संघ की परिभाषा बहुत अच्छे से पता है। भारत में साथी अगर मैं बात करूं, भारत यूनियन है कि फेडरेशन है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। लेकिन हमने कहा था आपसे कि अगर हम बोलेंगे तो उसको बोलेंगे क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक। क्या बोलेंगे हम उसको? अर्ध संघात्मक कहेंगे। तो भारत के संदर्भ में बात की गई यहां पर उसका क्षेत्र। क्षेत्र टेरिटरी का क्या मीनिंग होता है? कभी भी हम वर्ड को पढ़े टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया। टेरिटरी का मीनिंग होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया अर्थात एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। और इस भौगोलिक, भौगोलिक समझ रहे हैं, जहां पे लैंड हो या आपका अन्य पर्यावरण की चीजें हो, उसको हम भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र। और इस ज्योग्राफिकल एरिया से मतलब होता है यूटी एंड स्टेट दोनों, यानी बोथ ऑफ यूटी एंड स्टेट दोनों होते हैं। टेरिटरी इस वर्ड को हम कभी भी यूज करेंगे तो आप समझ पाएंगे टेरिटरी का क्या। टेरिटरी वर्ड का मीनिंग है कि हम जब कभी टेरिटरी बोलेंगे तो उसका मतलब यूटी और स्टेट। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर अगर स्टेट लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे भैया क्या यूटी के बारे में नहीं है, तो वो दोनों के बारे में होगा। ओके, यहां पर आते हैं। यानी कि हमने कहा संघ और उसका क्षेत्र। तो मुझे बताइए कि भारत का साथी एक ज्योग्राफिकल एरिया है या नहीं है? जैसे मैं आपसे कहूं भारत का अगर टोटल एरिया आप कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भैया, जिसमें आपका कितने, क्या उसमें आपका यूटी है? हाँ जी, 8 यूटी हैं। अगर मैं पूछूं आपसे राज्य अर्थात स्टेट कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया 28 स्टेट है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। फिर क्या बात की गई इस भाग 1 में, जो हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल 1 से। यहां भी लिख सकते हैं, लिखेंगे एक बार। आर्टिकल 1 अर्थात अनुच्छेद 1। और ताली बजा करके एक बार शुरुआत कर दी जाए कि हम पहले अनुच्छेद से अब शुरू कर चुके हैं, बहुत कुछ हमने अब तक जाना है। अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो संविधान को लिखा तो अनुच्छेद 1 में ये बात लिखी, भारत अर्थात इंडिया। और साथ में इसका इंग्लिश वर्जन भी आप ध्यान देना थोड़ा सा, इंडिया दैट इज भारत। इंग्लिश में जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, क्या बोलेंगे? इंडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। देखा दोनों शब्दों को जरा ध्यान से देखें। हिंदी में जो शुरुआत होती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में किस शब्द से होती है, तो अनुच्छेद 1 का पहला शब्द भारत होता है। वहीं इंग्लिश में जो शब्द है वो साथी आपका इंडिया होगा। यहां पर मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा दोस्त, बड़े सावधानी से उत्तर देना है। अगर मैं कहूं भारत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, या दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, पहले पहले का उत्तर बताएं तभी दूसरा पूछेंगे।
क्योंकि आपको, आप जिस देश में रहते हैं या हम जिस देश में रहते हैं, उसके नाम के बारे में जो भी ज्ञान है वो हमको सबसे पहले होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने कहा भारत को इंग्लिश में इंडिया कहेंगे, और जितने लोगों ने इंडिया कहा वो सब गलत है, जितने मेरे प्यारे साथियों ने भारत लिखा वो सब सही है। यानी यहां पर ये एक दूसरे के ट्रांसलेशन नहीं है, एक दूसरे के अनुवाद नहीं है। यहां कभी भी आप भारत को लिखेंगे तो भारत यहां पर इस वर्ड के लिए है और इंडिया यहां पर इस वर्ड के लिए है। तो इंडिया को हिंदी में भी इंडिया और अंग्रेजी में भी इंडिया, और भारत को हिंदी में भी भारत और अंग्रेजी में भी भारत हम कहेंगे। बात क्लियर है? कभी भी आप ये ना समझे कि एक दूसरे शब्दों का ट्रांसलेट है, यानी कि इंडिया को हम भारत नहीं कहेंगे ट्रांसलेशन में और भारत को हम इंडिया नहीं कहेंगे ट्रांसलेशन में। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहां पर इस लाइन को देखें, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो मुझे बताइए, क्या सिर्फ राज्यों का संघ होगा? क्या इस अनुच्छेद 1 में कहीं भी यूटी की बात आपको दिख रही है, हाँ या ना? क्या बोलेंगे? क्या, मेरा आपसे प्रश्न दोबारा से मैं दोहराता हूं, क्या इस अनुच्छेद को जरा ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी यूटी की बात की गई है? या इंग्लिश में भी आप देखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको कहा गया है। तो आप कहेंगे यूनियन ऑफ स्टेट, भैया यहां पर तो हमको नहीं दिख रहा है कहीं भी यूटी का जिक्र है, तो क्या नहीं है? यहीं पर आगे फिर इस बात का कहीं आप लोगों को डाउट ना हो कि भाई कहीं हम लोग ये ना समझ लें कि यार पहले अनुच्छेद में कहीं यूटी को तो बताया ही नहीं गया, सिर्फ राज्यों की बात की गई है। तो यहीं पर इसको एक्सप्लेन किया गया, एक बिंदु बना के लिखेंगे, भारत संघ के राज्य, ये जो राज्य शब्द है तो उसको डिफाइन किया गया है, भारत संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिए गए हैं, अनुसूची 1 में दिए गए हैं। भाई अगर आप उस लाइन को पढ़ेंगे तो डाउट होता है कि नहीं होता? फिर से हम देखें कि सिर्फ राज्यों की बात भैया की गई है, राज्यों का संघ होगा, यहां पर यूटी की तो बात ही नहीं की गई। यानी दिल्ली जो है वो भारत के संघ में शामिल नहीं है क्या? क्या पांडुचेरी शामिल नहीं है? क्या चंडीगढ़ शामिल नहीं है? क्या लक्षद्वीप अंडमान निकोबार शामिल नहीं है? तो इसीलिए इस बात का डाउट ना हो तो संविधान सभा ने यहां पर लिखा भारत संघ के राज्य जो है वो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अब राज्य से अनुसूची 1 में क्या मतलब है, ये हमने आपको बताया भी था। क्या बोलेंगे? भारत संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिए गए हैं, यानी कि द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन are described, are given in schedule 1। अब स्केड्यूल 1 क्या कहती है? स्केड्यूल 1 कहती है, स्केड्यूल 1 कहती है कि जो राज्य है, राज्य से मतलब हमेशा होगा, पहली बात राज्य में जो शामिल होगी वो तो जो आज साधारण आप राज्य देखते हैं, स्टेट। दूसरा, संघ शासित प्रदेश, जिनको हम यूटी कहते हैं। तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि भैया सिर्फ राज्यों के बारे में बोला गया है, उन्होंने इसी बात को यहां पर भी क्लैरिफाई किया, जितने भी राज्य हैं या जितने भी यूटी हैं। और तीसरा बिंदु यहां पर कहा गया है अर्जित क्षेत्र के बारे में, अर्जित क्षेत्र यानी कि एक्वायर्ड एरिया, अनुसूची 1 में इस बात को कह दिया गया। तो कितने राज्य हुए भारत में? 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और ये अर्जित क्षेत्र से क्या मतलब है? देखो, राज्यों में अपनी सरकारें होती हैं, संघ शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जिनमें केंद्र के द्वारा शासन होता है। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? एक्वायर्ड एरिया का मतलब होता है जिसका अर्जन कर लिया गया हो, अर्जन मतलब किसी अन्य देश से उसको लिया गया हो। जैसे इसका एक उदाहरण आप सोचिए, क्या कभी भारत ने किसी ऐसे क्षेत्र का अर्जन किया है जो भारत का हिस्सा नहीं था? उत्तर देंगे तो आप कहेंगे जी भैया 1975 में सिक्किम का विलय हम कर चुके हैं, सिक्किम को हम मिला चुके हैं। यानी कि उसके लिए भी स्पेस छोड़ा गया है अनुसूची 1 में। और क्या भविष्य में हम किसी क्षेत्र को मिला सकते हैं? मान के चलिए पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहां पे अक्सर पाकिस्तान का विरोध होता रहता है, और कल को भारत सरकार उस एरिया को क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले या एक्वायर्ड कर ले, तो वो हिस्सा भी हमारे भारत में जो शामिल होगा वो किसमें शामिल हो जाएगा? अनुसूची 1 में। और यही राज्य है। तो अनुसूची 1 में कितनी कैटेगरी बताई गई है? आप कहोगे स्टेट, यूटी एंड एक्वायर्ड एरिया बताए गए हैं। तो अब कभी नहीं कहेंगे कि अनुच्छेद 1 में भैया राज्यों का संघ बताया गया है, तो आप कहेंगे वहां पर राज्यों को परिभाषित भी किया गया है, और राज्यों की परिभाषा यह कहती है कि उसके अंतर्गत राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र होंगे। बात क्लियर है? वापस लेके आएंगे यहाँ पर। अब हमारी बात चल रही थी भारत अर्थात इंडिया, इंडिया क्या बोलेंगे? दैट इज, इसको बोलते दैट इज, जिन साथियों को नहीं पता आई ई का मतलब क्या होता है, दैट इज। और दैट इज जो होता है ये बना है इडेस्ट से, इडेस्ट एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है एक, ठीक है। बड़ी बहस हुई हमारी संविधान सभा में कि कॉमा यहां पर लगेगा, दैट इज के बाद में लगेगा कॉमा, भारत को पहले रखना चाहिए इंग्लिश में भी, और बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं इंडिया को पहले लिखना चाहिए। आपने अभी साथी देखा होगा कुछ टाइम पहले एक बहस जन्मी थी हमारे देश में, और बहस कुछ इस तरह थी कि हमारे देश में G20 सम्मेलन होने वाला था, और G20 सम्मेलन जो होने वाला था, तो G20 सम्मेलन से पहले हमारे देश के राजनेताओं को जो दावत दी जाने वाली थी, उस दावत के लिए राष्ट्रपति साहब न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं। तो राष्ट्रपति साहब का जो लेटर आया उसको ध्यान से पढ़िए, इस पर क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो कि अब से पहले क्या होता था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब ये लेटर इशू हुआ तो पूरे देश में ये हो गया कि क्या इंडिया का नाम भारत हो गया है, क्या अब इंडिया की जगह हम भारत लिखेंगे? अच्छा, दूसरी बात आई यहाँ पर, ये G20 सम्मेलन में मोदी जी बैठे हुए थे, इनके आगे इस पर देखिए जो यहाँ पे आपका जो कंट्री प्लेट लगी हुई होती है, जिन भी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो चूंकि आप सबको पता होना चाहिए G20 अभी इंडिया में ही हुआ, तो इस पर क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से पढ़ के मुझे बताइए।
मैं जूम करके दिखा देता हूँ अगर शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो। देख पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है इस पर? पढ़ के बताइए इसको। तो आप कहेंगे भैया भारत लिखा हुआ है। तो इस बात को लेकर के बड़ी बहस थी कि भाई इंडिया का जो नाम है वो इंडिया क्यों हम बोलते हैं, हम उसको भारत क्यों नहीं कहते हैं? हम तो हमेशा भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, इंडिया माता की जय का नारा तो हम कभी नहीं लगाते, तो मतलब इसको चेंज क्यों नहीं करते? पहली बात तो क्या देश का नाम बदला जा सकता है? पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया देश का नाम बदला जा सकता है। अब इसके लिए मुझे कुछ आपको बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए वापस चलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि देश में उठी एक बहस और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो कहीं किनारे पे लिखना, जैसे फारस है, फारस एक देश था, फारस का नाम बदल के उस देश को ईरान किया गया, यानी ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। और आप कहेंगे ये कर लिया वहां पर जो ईरानी गवर्नमेंट थी उसने 1935 में। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे सीलोन, सीलोन किसका पुराना नाम है? सीलोन भैया श्रीलंका का पुराना नाम है, भारत का पड़ोसी देश है ये भी। 1972, 1972, ठीक है 1972। बर्मा भारत का ही हिस्सा था। बर्मा भारत से किस साथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अलग हुआ था? तो आप सबको पता है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से बर्मा अलग हो गया था, भारत का ही हिस्सा था। लेकिन क्या आज हम इसको बर्मा कहते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, बर्मा का जो नाम म्यांमार हुआ 1935 अधिनियम से, 1937 में अलग हुआ था म्यांमार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो म्यांमार नाम है ये इन्होंने अपना चेंज कर लिया 1989 में, 1989 में, ठीक है। हॉलैंड, जहाँ के लोगों को हम बोलते थे डच भारत में आए, तो वो डच हॉलैंड के ही लोग थे, लेकिन इन्होंने भी अपना नाम क्या बदल लिया? द नीदरलैंड्स। हॉलैंड ने अपना नाम द नीदरलैंड कब किया था? तो द नीदरलैंड नाम इन्होंने किया आपका अभी 2019-20 में, 2020 आई थिंक सो, इसको देख लो 19-20 ये हॉलैंड। और एक जैसे तुर्की था आपका, टर्की, तुर्की का नाम बदल के क्या हो गया? तुर्की हो गया, तुर्की, ठीक है 2021 में। यानी कई देशों ने अपने नाम बदले। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि भाई उस देश की जो पार्लियामेंट है अगर वो चाहती है देश का नाम बदलना, तो एक स्पेशल मेजोरिटी से वो बदला जा सकता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा, और आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी से, उनकी सहमति भी ली जाएगी अगर बदला जाएगा कभी तो। लेकिन बड़ी बात यह आती है कि जब हम बात करते हैं आपका भारत वर्सेज इंडिया की, क्या होना चाहिए? अभी थोड़ी देर शांत बैठेंगे, थोड़ी देर बाद मैं आपकी राय लेना चाहूँगा इस पर कि जो लिखा है संविधान सभा के द्वारा वही सही है, या भारत हो जाना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद मैं आपकी राय लूँगा इस पर, और समझूंगा कि आप एक सटीक राय भी मुझे देंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। अगर मैं प्राचीन भारत करूं तो प्राचीन भारत आप जानते ही हैं, अखंड भारत। और अखंड भारत में क्या था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। अगर मैं राजा भरत के टाइम पे बात करूं तो इधर ये सारा क्षेत्र, और इधर भी आपका अगर हम बात करते हैं जितना भी आपका म्यांमार, ठीक है, इधर ये क्षेत्र श्रीलंका, तो ये सब जो होता था आपका, ये सब था भारतवर्ष। अब मुझे बताइए कि भारतवर्ष इतना बड़ा नाम है, इससे पहले भी कुछ बैकग्राउंड इसका रहा होगा, वो बैकग्राउंड ही आपको समझना है। दरअसल में जब आप ऋग्वेद के 7वें मंडल को पढ़ेंगे, तो ऋग्वेद का 7वां मंडल क्या कहता है? आप सब लोग एक बार बताना हाँ या ना से। आपने एक युद्ध का जिक्र पढ़ा होगा कि राजा सुदास और 10 जन के बीच में एक युद्ध हुआ। 10 जन मतलब 10 ट्राइब्स राजा सुदास से लड़ गई, लेकिन फाइनली रावी नदी के किनारे उस वॉर में जीत किसकी हुई थी? राजा सुदास की ही जीत हुई। अब वो राजा सुदास कहाँ रहते थे भारत में? तो ये जो एरिया है यहाँ पर, आप सबको पता होना चाहिए, भारत में यहाँ से सिंधु नदी बहती है। बोलेंगे भाई सिंधु नदी बहती है, अरब सागर में गिरती है सिंधु, हाँ या ना? तो ये जो सिंधु वाला क्षेत्र है इसमें आपका अन्य नदियाँ भी हैं। अन्य नदियाँ से मतलब जो आपका 5 सहायक नदियाँ हैं आपका, जो आपका जिनकी वजह से हम उनको बोलते हैं पंजाब, पंज माने 5, आब माने पानी, पंजाब की 5 नदियाँ, रावी, झेलम, व्यास, सतलुज, चनाब, तो ये 5 भी उसी की सहायक है सिंधु की। तो यहाँ पर जो अन्य नदियों को मिला करके, यानी इस क्षेत्र को पहले कहा जाता था सप्त सिंधु। क्या बोलते थे इस क्षेत्र को पहले हम? ये सप्त सिंधु एरिया था, और यहीं से भारत का नाम जुड़ा हुआ है, सप्त सिंधु एरिया। और आसपास के लोग भी इस एरिया को क्या बोलते थे? सप्त सिंधु। आपने अक्सर देखा होगा जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तो इस एरिया को क्या कहते थे हम उस टाइम पे? सिंध। तो सिंध भी कौन सा एरिया है बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे सिंध भी वही क्षेत्र है। भाई साहब टिक टिक ना करें प्लीज, रहने दो। क्या बोलेंगे? सप्त सिंधु वही एरिया है आपका। सिंधु समझते हैं? सिंधु का क्षेत्र हो गया आपका सिंध। अब देखो समझो यहाँ से, ये जो सप्त सिंधु क्षेत्र था इसमें एक ट्राइब रहती थी, एक जनजाति रहती थी भारत की, और उस ट्राइब का नाम था भारता। क्या नाम था? भारता ट्राइब थी। और इसी भारता ट्राइब के जो किंग थे वो थे राजा सुदास। राजा सुदास, यहाँ पर राजा सुदास थे आपका, और यहाँ आसपास बाकी 10 ट्राइब और थी। इन 10 ट्राइब ने इकट्ठे सोचा कि हम सब मिलकर इन पे अटैक करते हैं, और जो राजा सुदास है यहाँ पर इस भारत क्षेत्र को जीत लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या था आपका कि भाई उल्टा ये लोग हार गए, तो इनके ऊपर रूल किसने कर लिया था? राजा सुदास ने। तो राजा सुदास ने सिर्फ इतने में रूल नहीं किया, इसके बाद में राजा सुदास ने बाकी जगह भी रूल किया आसपास। अपना जो उनका, अगर मैं बात करूँ एम्पायर, उसको बढ़ाया था उन्होंने, लेकिन अपना कल्चर नहीं थोपा उन्होंने किसी के ऊपर। उन्होंने कहा ये जनजातियाँ अलग अलग हैं, इन सब पर हम अपनी संस्कृति को नहीं थोपेंगे। नहीं तो ज़्यादातर राजा पहले क्या करते थे? ज़्यादातर राजा करते थे कि भाई अपना जो युद्ध वो जीत जाते थे, तो उन सब क्षेत्रों में जहां उनकी जीत हो जाती थी वहां पर बोलते थे जिस देवता की पूजा मैं करता हूं आज से समस्त जनता भी उसी देवता की पूजा करेगी। हमारे राज्य में जो वस्त्र पहने जाते हैं, जो हमारे राज्य के वस्त्र हैं, आज के बाद में उस तरह के हमारे यहाँ जनसाधारण के वस्त्र ये जनता भी पहनेगी। तो राजा अपने कल्चर को थोपता था, लेकिन राजा सुदास ने ऐसा नहीं किया, उसने अपना कल्चर नहीं थोपा।
ये उस टाइम के जो वेद लिखे जा रहे थे उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कल्चर किसी के ऊपर नहीं थोपा। कहने का मतलब है कि ये जो भारता ट्राइब था आपका, क्या बोलेंगे इसको, हम कहेंगे भैया भारता ट्राइब। भारता ट्राइब, इसके प्रमुख कौन थे आपका? राजा सुदास। इन्हीं की क्या हुई थी? जीत हुई थी। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल के आती है। अब जितने भी पारसी लोग यहां व्यापार के लिए आए, पारसी समझते हैं, जितने भी पारसी लोग हैं, और पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो है जिंदावस्था। जिंदावस्था, जैसे हमारी पवित्र पुस्तकें हैं रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जी, उसी तरह हर धर्म का होता है, बाइबल भी है, कुरान भी है, ठीक है। ऐसे ही पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो जिंदावस्था। तो जिंदावस्था में इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया है कि वहां के जो लोग थे वो कहां पर आए? वो लाए, पारसी लोग आए कहां पर? हप्त हिंदू पर। हप्त हिंदू। तो मुझे बताइए किस लेटर का चेंज आपको दिख रहा है सप्त सिंधु और हप्त हिंदू में? तो आप कहेंगे सै को ये कह रहे हैं भैया है आपका, सै को क्या कह रहे हैं? है। तो ये जो आपका पारसी लोग थे एस को बोलते थे एच। अब आपको सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। यानी इनका जो प्रोनाउंसिएशन था, जो उच्चारण था, उसमें सै की जगह बहुत सारे शब्दों में, ऐसा नहीं सभी शब्दों में, बहुत सारे शब्दों में एस को एच लिखते थे। तो एस को एच लिखा तो ये हो गया हप्त हिंदू। हप्त हिंदू नहीं, हप्त हिंदू। हप्त हिंदू। और यही जो हप्त हिंदू नाम है आपका, जब ग्रीक लोग हमारे देश में आए, ग्रीक का मतलब यूनान के लोग, और यूनान के लोगों ने इसी क्षेत्र को बोला इंडस। इंडस, जो ये आपका, क्योंकि यहां पर ये लोग एच नहीं बोलते थे, एच नहीं बोला जाता था यहां पर, ठीक है। इसको बोला गया, यू भी इनके यहां बहुत कम था, इंडी बोला गया, इंडी बोला गया। इसी क्षेत्र को इंडस बोल के इन लोगों ने इंडस इंडी कह दिया बहुत सारे लोगों ने, इसी क्षेत्र को फिर इंडिया कहा। तो ये जो सारे शब्द हैं हमको किसने दिए? हम भारतीयों ने या बाहर के लोगों ने? मुझे बताइए एक बार सारे लोग जवाब देंगे। ये हमारे यहाँ के लोगों ने नाम दिए हैं, इंडस, इंडिया, इंडिया, हप्त हिंदू, या बाहरी लोगों ने? तो आप कहेंगे भैया बाहर के लोगों ने, जो व्यापारी लोग आते थे। भाई समुद्री मार्ग ही तो भारत का बाद में खोजा गया, लेकिन जमीन से तो लोग आते जाते थे भारत में पहले से ही। वास्को डी गामा ने ही तो आपका समुद्री मार्ग को खोजा 1498 में, लेकिन उससे पहले क्या व्यापार नहीं होता था भारत में? तो आप कहेंगे भारत में व्यापार तो भैया बहुत पहले से होता था। कन्नौज को कहते हैं कि वो आपका एशिया का बाजार हुआ करता था। और एशिया का बाजार वो किसके? हर्षवर्धन के टाइम पर। यानी ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा से पहले भारत के बाहर व्यापार नहीं होता था। तो बात समझिए इस बात को। यानी हम कहेंगे ये जो थ्योरी हमको दी है, ये मतलब आउटसाइडर्स ने दी है, बाहर के लोगों ने, बाहर के लोगों ने, ठीक है। इसके बाद में ये इसका नाम जब राजा भरत यहाँ पर हुए, कहा जाता है जो भारतवर्ष नाम है वो किसके नाम पर है? दुष्यंत के पिता, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत, दुष्यंत के पिता नहीं, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत। तो ये राजा भरत का एरिया था सारा, आज का म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, भारत, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फारस तक का क्षेत्र, ये संपूर्ण किसका था? इसको हम भारतवर्ष बोलते थे, और कहते हैं इस भारतवर्ष में सभी लोगों का सम्मान था राजा भरत के द्वारा। तो एक आइडेंटिटी हमारी निकल के आई, किस नाम से? भारत नाम से, ठीक है। इसके बाद में जो नाम चेंज हुआ बाद का, आप लोगों को पता होना चाहिए। मुगल आए तो मुगलों ने हमारे देश को क्या कहा? मुगलों ने हमारे देश को कहा हिंदुस्तान। हिंदू थ्योरी समझ गए? इंडू कहां से नाम आया? सिंधु से वो नाम आया, हिंदू, हिंदू से इंडू होते हुए, और हिंदुस्तान आ गया, हिंदुस्तान आ गया। मुगल लोग भारत में आ गए। जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो भारत का क्या नाम हो गया बताएं? ब्रिटिश लोग भारत में आए तो भारत का नाम हो गया ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया। यहां तक की बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि भारत का नाम कैसे कैसे परिवर्तित होता रहा एक एक समय पर। मुगलों ने भी, आप सबको पता होना चाहिए कि भाई 1526 से लेकर के 1857 तक रूल किया, हालांकि बीच के 10 वर्ष वो नहीं थे जब हुमायूं को भागना पड़ा देश से फिरसा सूरी की वजह से। तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया, तो यहाँ पर ब्रिटिशियर्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया फाइनली 1764 के बक्सर के वॉर के बाद में अंग्रेज बहुत मजबूत स्थिति में आ गए थे, और हम कह सकते हैं 200 वर्षों तक का इनका भी शासन है। अब जो इंडिया का साथी जो इमेज है 1947 में, 1947 पर प्रभाव किसका सबसे ज्यादा था? या मुगलों का, ग्रीक का, पारसियों का, राजा भरत का, भारता समुदाय का, या फिर ब्रिटिशियर्स का? 1947 में मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया ब्रिटिशियर्स का था। और देखो कमाल की बात यह है कि इंडिया नाम रखने का कोई विचार ही नहीं था। जिन्ना ने क्या शब्द रखा था अपने देश का? पाकिस्तान। और जिन्ना इस बात को लेकर के एकदम श्योर था कि हम लोग, यानी नेहरू जी, इस देश का नाम हिंदुस्तान ही रखेंगे या भारत रखेंगे। जिन्ना ने कभी सोचा ही नहीं था ये इसका नाम इंडिया रख देंगे। इसके बारे में तो जिन्ना को जब पता चला, जब जिन्ना को एक कॉन्फ्रेंस के लिए लेटर गया और उसमें वो लेटर में इन्विटेशन था, इन्विटेशन फ्रॉम इंडिया, तो कहते जिन्ना इस बात से चिढ़ गया। उसने कहा इंडिया नाम कैसे रख सकते हो? भारत रखो या फिर आपका हिंदुस्तान रखो, इंडिया कैसे नाम रख सकते हो? तो कहते जिन्ना को, मतलब जिन्ना ने सोचा भी नहीं था कि नेहरू जी इस देश का नाम इंडिया रख देंगे। अब इंडिया रखने के पीछे कारण क्या था? इंडिया, क्योंकि उस समय हमारा देश जो पूरी दुनिया में चर्चित था वो किसके लिए था? ईस्ट इंडीज में। आप लोगों को मैंने बताया था 1600 में, सन 1600 में जो चार्टर मिला वो कौन से देशों के लिए मिला था? ईस्ट इंडिया के लिए, पूर्व के देशों के लिए। इसके लिए ईस्ट इंडीज के लिए। तो ये जो एरिया था ना सारा, इस एरिया की इमेज पूरी दुनिया में थी इंडिया के नाम से, और इसको एकदम से भारत नाम कर दिया जाता तो क्या कोई फर्क पड़ता इस बात से कि भाई इसको अगर हम भारत कर देते? इससे फर्क ये पड़ता, जिन्ना का मानना ये था, ध्यान से देखना, जिन्ना ये चाहता था कि पाकिस्तान यहां पर बना, दो पाकिस्तान थे, समझना थोड़ा सा, एक पाकिस्तान इधर था और एक पाकिस्तान किधर था? एक इधर था। तो जिन्ना चाहता था कि ग्लोबली ये इमेज ना जाए, ये रहे कि दो राष्ट्र बने हैं, आपका एक भारत बना है और एक बना है आपका क्या? पाकिस्तान। तो सबको लगेगा कि पूरी दुनिया में ग्लोबली ये मैसेज जाएगा वैश्विक रूप से कि दो देश बने, भारत पाकिस्तान, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये मैसेज दे दें कि भारत की जगह बोले इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए हैं, तो इंडिया को तो सब लोग जानते थे पहले से, हाँ या ना? तो पूरी दुनिया में मैसेज क्या जाता?
पूरी दुनिया में मैसेज ये जाता, या कोई पूरी दुनिया में ये कहता कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं, या सब कहते इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ है? आप समझ के देखिए, जैसे आप इस देश में मुकेश अंबानी को जानते हैं, अब अगर उनके दोनों बेटे अलग हों, एक को तो नाम मिले अंबानी और एक को नाम मिले कुछ भी, कुमार नाम मिल जाए खाली, मतलब एक को तो अंबानी अंबानी एम्पायर मिले जो पहले से स्टेब्लिश है, और एक को एक नया नाम मिले, तो फायदा किसे होगा? व्यापार में फायदा किसको होगा? एक ब्रांड नेम का फायदा किसको होगा? एक यूनिक आइडेंटिटी, मतलब एक विश्वास किस नाम के साथ में जुड़ा हुआ है इस समय पूरी दुनिया में व्यापार के लिए, तो फायदा होगा अंबानी। यानी कि जो पहले से स्टेब्लिश है उसका फायदा मिलता है। और ब्रिटिशियर्स ने जो स्टेब्लिश किया पूरी दुनिया में, हमारा नाम क्या किया है? इंडिया। अब जिन्ना तो इस बात से, जिन्ना की तो हालत खराब हो गई। जिन्ना ने बोला यार ये कैसे स्टेब्लिश कर सकते हो, इससे तो इंडिया जो है बड़ा ब्रांड हो जाएगा, और बड़ा ब्रांड हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो सब लोग यही बोलेंगे ना पाकिस्तान अलग हुआ है, फिर ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने, फिर तो सब बोलेंगे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ भी है। नेहरू जी की जो सोच थी इसके पीछे वो यही थी कि ये मैसेज जाए पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर भारत लिख देंगे तो वो मैसेज पूरी दुनिया में नहीं जाएगा कि पाकिस्तान अलग हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जाना पॉसिबल है। क्योंकि इंडिया उस टाइम पे, इंडिया नाम जो है वो ब्रांड था, पूरी दुनिया में जो व्यापार होते थे वो इंडस इंडिया के नाम से होते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्यों इसका नाम उस टाइम पे नेहरू जी ने इसमें इंडिया जोड़ा, और फिर संविधान सभा में बहुत सारी बहस हुई इसको लेकर के। ऐसा नहीं था एकदम से नाम लो गया, बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं इसमें हम भारत माता की जय बोलते तो भारत नाम से शुरुआत की जाए, इंडिया का क्या ही मतलब है। बहुत सारे उदाहरण हुए, कहते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बीच में टोका उन्होंने कि यहाँ पर बहस सिर्फ भारत और इंडिया के लिए है, अतिरिक्त सुझाव ना दे। तो फिर बहुत सारे लोगों ने बोला, अलग अलग स्टेटमेंट दिए जी, ये बोलो इसमें भारत जो कि पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाएगा, ऐसे राज्यों का संघ होगा। किसी ने कहा इसका नाम जो कभी पहले ब्रिटिश समय में इंडिया हुआ करता था अब भारत होगा। लेकिन जब वोटिंग की बात हुई तो सबने एग्री कर लिया इस बात पे, इंडिया दैट इज भारत इंग्लिश में, और भारत अर्थात इंडिया। बात क्लियर है? अच्छा, ये तो आप समझ गए होंगे इंडिया शब्द का उस समय क्या महत्व था। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर भैया डिबेट किस बात पर है? डिबेट किस बात पर हुई? डिबेट हुई, अभी आप सबको पता होगा, जो कांग्रेस ने 28 दल जो थे उन सबने मिलकर के इकट्ठा एक संगठन बनाया था। उस संगठन का क्या नाम था? 2023 में ही ये बहस क्यों उठी थी, जबकि देश आजाद हुआ उससे लेकर के कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई कि देश का नाम इंडिया भी होना चाहिए, भारत होना चाहिए, कुछ भी बात नहीं थी। 2023 में एक संगठन बना, लिखें फटाफट से। 2023 में एक संगठन बनाया था कांग्रेस ने अपने अन्य दलों के साथ मिलकर, उसका नाम था इंडिया। जानते हैं इसको? इंडिया का फुल फॉर्म लिखो, कितने लोग जानते हैं फटाफट से? इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। लिख लीजिए भैया जिनको नहीं पता हो, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव। पार्टियों के गठन होते हैं तो जानते हो नहीं, ये बात भी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। कोई भी जो पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो उसके साथ में उसके सहयोगी दल उसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं संगठन। ठीक है, जैसे बीजेपी भी अकेली चुनाव नहीं लड़ती ना, बीजेपी का भी अपना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए गठबंधन बोलते हैं उसको। कांग्रेस का पहले होता था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस आपका होता था उसका, तो यूपीए की जगह और दल बने और ये नया संगठन उन्होंने बना इंडिया। अब देश का नाम भी इंडिया और इंडिया नाम से ही संगठन बन गया, तो बीजेपी को ये लगा कि भाई ये तो गड़बड़ की बात हो गई, इनको तो सपोर्ट मिलेगा, देश के नाम से संगठन बन गया इनका। अब उन्होंने बोला कि इस देश का नाम इंडिया की जगह क्या होना चाहिए? भारत। 2016 में जब पीआईएल कोर्ट में गई थी, 2016 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आपको पता होना चाहिए, 2014 से लेकर के और अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में। 2016 में एक व्यक्ति ने कोर्ट में पीआईएल डाली थी, जब जस्टिस यूयू ललित थे वहां पर, उन्होंने वो पीआईएल सुनी थी। तो जब वो पीआईएल उन्होंने सुनी तो उन्होंने बोला कि भाई उस पीआईएल में ये कहा गया था कि भारत इसका नाम होना चाहिए, तो बीजेपी ने इसको अपोज कर दिया था कि भाई हमारे इस तरह के किसी भी संशोधन की जरूरत नहीं है। 2016 में बीजेपी ने ही मना किया था कि देश का नाम जो है वो इस तरह से चेंज होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह के किसी प्रावधान की आवश्यकता ही नहीं है, इस बारे में विचार भी करना बेकार है। लेकिन फिर क्या हुआ आपका? 2023 के बाद में बीजेपी ने बोला, 2020 में भी कोर्ट ने पीआईएल सुनने से मना कर दिया था किसी व्यक्ति की। अब ये बात आई, अब समझो, बीजेपी ने बोला कि जो देश का नाम है वो इंडिया से चेंज होकर क्या होना चाहिए? इंडिया से चेंज होकर होना चाहिए भारत। तो कांग्रेस के जो 28 दल है उन्होंने बोला अगर तुम देश का नाम भारत हमारी वजह से कर रहे हो तो कल को हम सारे दल इकट्ठा करके अपने इस दल का नाम भारत रख लेंगे। अगर तुम हमारी ही वजह से चेंज कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, कल को सारे दल आएंगे, अगर हम अपना नाम इंडिया रख सकते हैं, क्योंकि इनको तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है ना, किसी संविधान में संशोधन इनको करना नहीं है, इनको तो आपसी सहमति करनी है। बोले भैया अगर बीजेपी हमारी ही वजह से चेंज कर रही है तो कल को हम फिर अपने संगठन का नाम भारत कर लेते हैं। ये और बड़ी दुविधा हो गई, तो जो तेजी थी वो थोड़ी सी धीमी हो गई। क्या फायदा ही नहीं होगा फिर तो कोई। अच्छा, जो पाकिस्तान है उसने अलग बात बोली। पाकिस्तान ने बोला कि यूएन में हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि अगर इंडिया अपना नाम भारत कर रहा है तो इंडिया नाम हमको दे दो, क्योंकि उनको पता ग्लोबली तो पूरी दुनिया जो है वो तो इंडिया नाम बड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए। उन्होंने कहा अगर इंडिया अपना नाम छोड़ रहा है, भारत नाम एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इंडिया नाम हमको दे दिया जाए। हुई ना कमाल की बात। तो कहने का मतलब है वो प्रोसीजर क्या हो गया, फिर उसके पीछे बहुत सारी डिबेट हुई। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कोई भी नाम यूं ही नहीं बदल जाता है। जैसे आप सबको पता होना चाहिए इलाहाबाद का नाम चेंज करके अभी प्रयागराज हुआ, तो वहाँ के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब में चेंज करना पड़ता है। सेना शहर में, शहर के जितने कागजात हैं या सिक्के हैं, को आपका कुछ मतलब ऐसी आपकी संपत्ति है देश की, देश के बारे में बात करें, देश के सिक्कों से लेकर के नोट से लेकर के सब जगह चेंज करना पड़ता है। तो प्रयागराज जो नाम हुआ उसमें ही यूपी गवर्नमेंट का 300 करोड़ रुपए खर्च हो गया था, 300 करोड़।
और एजम्पशंस की गई आपका, जैसे अन्य देशों के नाम हुए, इस्वातिनी एक देश अभी हुआ था, उसके आधार पर भी देश में अगर आप नाम बदलें देश का तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, संविधान में बदलाव होगा, सारे जितने भी ऑफिशियल आपका दस्तावेज है वो सब बदले जाएंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो एजम्पशन हुई 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, यानी खर्च भी है, पार्टी जिसलिए बदलना चाह रही थी सेंट्रल पार्टी, वो फायदा भी उसको नहीं मिल रहा है, और साथ में हमारी संविधान सभा कह रही है कि इंडिया नाम भी हमारे देश के लिए फेवर में इसलिए है क्योंकि वो हमारे देश में व्यापार के अवसर और हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जिन दिनों में हुई है उन ब्रिटिशर्स ने इस पूरी दुनिया में हमारे देश को इंडिया नाम से फेमस किया। आप मुझे अब बताइए कि इसका नाम भारत करना चाहिए या इंडिया करना चाहिए, या जो हमारी संविधान सभा ने सोचा, जो बहुत सारी बहस हुई है उसके बावजूद उन्होंने जो सोचा है भारत अर्थात इंडिया, वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, वो उसकी इच्छा है, वो उसको भारत नाम से पुकारे, वो उसको इंडिया नाम से पुकारे, या उसको भारत अर्थात इंडिया कहे, ये सबको इंडिविजुअली, अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस है इस बात के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको है, आप इसका नाम जो चाहे लिखें, जो चाहे इसका नाम आप पुकारें, चाहे भारत या इंडिया। तो बहुत सारे साथियों ने कहा दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, और दोनों क्यों सही हैं इस बारे में हमने बात की, क्योंकि दोनों सही होने के कारण क्या है, हमारे देश के लिए आर्थिक हालातों के लिए इंडिया एक सही नाम है, ठीक है, और भारत नाम होने के पीछे भी जो तर्क है, क्योंकि भारत हमारा पहले अनुच्छेद में शामिल ही है, तो वह नाम भी इसलिए ठीक है क्योंकि वो हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारतवर्ष राजा भरत के समय से, या अगर हम बात करें हमारे कल्चर को दर्शाता है, तो दोनों ही नाम ठीक है, और इसीलिए हमारी संविधान सभा, जो उस समय के विद्वान व्यक्तियों की एक सभा थी, उसके द्वारा लिया गया निर्णय एकदम सही था। बात क्लियर है? बात क्लियर रहेगी दोस्त, बताएंगे आर्टिकल 1 में जो हमने ये बात की आपसे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इस बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? नहीं भैया, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम अनुच्छेद 2 की तरफ बढ़ेंगे। भारत के बारे में क्लियरेंस रहेगा कि भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा है, ठीक है, उसका नाम भारत अर्थात इंडिया, इन चीज को लेकर के डिबेट क्या क्या है, वो डिबेट क्यों फिर चुप हो गई, क्यों शांत हो गई, उसका भी रीजन मैंने आपको बताया, उसके शांत होने के कारण क्या है, आगे आगे लिखते हैं। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि बनाकर, विधि कौन बनाता है, लॉ मेकिंग का काम कौन करता है, पार्लियामेंट, संसद विधि बनाकर कोई भी लॉ मेकिंग करके नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या शब्द नहीं, प्रवेश या कीजिए, तथा शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा ठीक होगा, प्रवेश तथा स्थापना, क्योंकि दोनों ही काम कर सकती है ना, या का मतलब तो होता है कोई एक काम, प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। तो आर्टिकल 2 में क्या बात की गई है कि पार्लियामेंट जो है लॉ मेकिंग कर सकती है, आसान से शब्दों में हम लिखें तो पार्लियामेंट कैन एडमिशन, एडमिशन का मतलब ही क्या होता है, प्रवेश, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का। शब्दों को ध्यान से पढ़ना, किसकी बात की गई है, नए राज्यों के प्रवेश की बात की गई है। प्रवेश शब्द से आप क्या समझते हैं और स्थापना शब्द से आप क्या समझते हैं? यानी जब हम एडमिशन की बात करते हैं, जैसे आपका स्कूल में एडमिशन हुआ होगा, तो आपका जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो आप उस स्कूल में पहले से थे या नहीं थे, ये बताएंगे, हाँ या ना? सारे साथी सिर्फ कक्षा पे फोकस करेंगे, अन्य कोई बातें ना करें, सर कक्षा कब चलती है रोज नहीं बता सकते बच्चे, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, अतिरिक्त कोई भी बात है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो एडमिशन का मतलब होता है यानी कि आप उस स्कूल में पहले नहीं थे तभी तो आपने एडमिशन लिया, हाँ जी, तो एडमिशन का मतलब होता है, प्रवेश का मतलब ही होगा क्या, प्रवेश का मतलब होगा नए राज्य का, एडमिशन जो होगा नए राज्य का, मतलब वो राज्य कैसा होना चाहिए, जो पहले से इंडियन यूनियन में ना हो, जो पहले से भारत संघ में ना हो, जो पहले से भारत संघ में न हो, क्या बोलेंगे इसको, यानी हम कह सकते हैं विच इज नॉट ऑलरेडी, विच इज नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन, जो कहां ना हो, पहले से भारत संघ में ना हो, ठीक है। ऐसे ही दोस्त स्थापना किसकी होगी, नए राज्य की, और वो नया राज्य कैसा होगा, जो पहले से भारत संघ में ना हो, यानी इस बात को भी हम यही लिख सकते हैं ना, स्थापना होगी नए राज्य की, कैसे राज्य की, या हम कह सकते हैं स्थापना ऐसे राज्य की जो, छोटे से शब्दों में लिखो, जो राज्य नहीं है, जो राज्य नहीं है, अर्थात क्या मतलब हुआ, किसी नए राज्य की या किसी नए क्षेत्र को, ऐसे बोल दो, किसी नए क्षेत्र को राज्य बनाना, किसी नए क्षेत्र को राज्य बनाना, जो क्या है, जो राज्य नहीं है, यानी कि मेकिंग न्यू टेरिटरी ए स्टेट, मेकिंग न्यू टेरिटरी ए स्टेट, हमेशा याद रखेंगे। आर्टिकल 2 में जो नया निर्माण हम करेंगे वो कैसा होगा, वो पहले से भारत के संघ में शामिल नहीं होना चाहिए, या नए राज्य की स्थापना हम कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, वो राज्य नहीं होना चाहिए, विच शुड नॉट बी ए स्टेट, ठीक है, विच शुड नॉट बी ए मीनिंग ऑफ स्टेट, किसी नए क्षेत्र को राज्य बनाना, कोई दिक्कत,
अच्छा, यहाँ पर हम फिर बात करेंगे क्या हमने ऐसा कभी किया है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट विवरण आता है, कई बार ऐसा हमने किया है, जिसमें साथ ही सबसे बड़ा उदाहरण लिखिए इसमें नीचे, सिक्किम। सिक्किम मुझे बताइए, सिक्किम जो कि आपका साथी भारत का 22वां राज्य बना था, भारत का 22वां राज्य, 22वां राज्य, 22th स्टेट ऑफ इंडिया, कब बना था? देखो सिक्किम में क्या था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम में था आपका चोग्याल डायनेस्टी। आज आप जानते हैं, एक बार थम्स अप करके बताएं, सिक्किम मैप पर कहाँ पर है, आप जानते हैं इस बात को? मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, हर स्टूडेंट के सामने एक मैप होना चाहिए भारत का, और आपको भारत के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि भारत का राज्य किधर किधर है आपका, और भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, इसका कम से कम ज्ञान एक छात्र को होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर थी आपका चोग्याल डायनेस्टी। अब ये चोग्याल डायनेस्टी, और जब वंश लिख रहा है यानी कि राजवंश था आपका, और राजवंश में जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? राजा का बेटा ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था आपका, चोग्याल वंश में एक अंतिम शासक का नाम पूछा जाता है, पाल्डन नामग्याल। लिख लीजिए इस नाम को भी, पाल्डन नामग्याल। ये आपका अंतिम सवरीन रूलर है वहां का, अंतिम संप्रभु राजा इसको बोलते हैं, अंतिम संप्रभु शासक, यानी जिसने आपका सिक्किम में अंतिम स्वतंत्र निर्णय लिए थे, लास्ट सवरीन रूलर इसको कहा जाता है। सवरीन का मतलब समझते हो ना, संप्रभु, यानी कहने का मतलब है ये यहां पर स्वतंत्र निर्णय लेता था। जब इसके पिता की मौत हो गई, मतलब इनके पिताजी की मौत हुई आपको 1963 में, तो वहां पर क्या हुआ, ये थोड़ा सा अराजक व्यक्ति था, तो अराजक व्यक्ति था तो राजा बना था अपने पिता की जगह। तो यहाँ की जो आपका पब्लिक थी, पब्लिक क्या डिमांड करेगी अगर राजा बताओ, अगर राजा अच्छे से शासन नहीं करेगा तो पब्लिक क्या डिमांड करेगी? सोच के देखिए, आप इतने दिन से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अगर राजा अराजक हो जाए और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि वहां पर हेरिडिटरी है आपका, इस बात को लेकर के राजवंश है, तो जनता क्या सोचेगी? राजवंश को उखाड़ने का सोचेगी, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ, तो जनता फिर डिमांड करेगी कि भैया डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी हो जिसमें कि मतलब ऐसे लोग रूल करें जिनको कम से कम हम चुन के भेजें। सही बात है जी। तो यहां पर जो जनता थी सिक्किम की, उसने डेमोक्रेसी के लिए डिमांड करनी शुरू की, और जनता को बहुत उत्पीड़ित किया गया बहुत तरीके से। अब ये एक राइट टाइम था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो उस टाइम पे आपका अक्सर साहब मतलब प्रधान सचिव हुआ करते थे इंदिरा गांधी जी के, एन अक्सर थे, आपका धर साहब थे जिनको मुख्य रूप से जिम्मेदारी दी गई सिक्किम को मिलाने की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रॉ की भी इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट, कॉल साहब तो उस समय रॉ के प्रमुख होते थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNA डब्लू, जानते ना? उसी में आपने एक मूवी देखी होगी, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी आपका विक्की कौशल की, बताओ कौन सी मूवी थी? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, उनके ऊपर एक मूवी बनी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को ये कह दिया था, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप युद्ध के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कह दिया आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। पूरी नहीं, सैम बहादुर जिन साथियों ने कहा है वो एकदम से ठीक है, सैम मोनेक्सो के जीवन पर बनी, सैम मोनेक्सो को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, अजीत डोभाल यहाँ पर बहुत एक्टिवली उन्होंने काम किया, उन्होंने देखा इसमें जाकर के राजवंश में क्या दिक्कत है, कितने लोगों की यहाँ पे तैनाती है, 243 लोग यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। भारत के लोगों ने आपका क्या कर दिया, यहाँ पर 5,000 सैनिक भेज दिए कि भाई जनता तो कह रही है तख्ता पलट के लिए, और यहाँ का जो राजा है 243 लोगों को कहते 30 मिनट में कब्जा कर लिया उन्होंने, राजा को नजरबंद कर लिया, नजरबंद करा के वहाँ रेफरेंडम प्लेबिसाइट अर्थात जनमत संग्रह करा दिया। अब जनता तो परेशान ही थी, तो कहते भारत के फेवर में वोट इस तरह से कराएगी कि आप भारत में मिलने के लिए इच्छुक हैं, तो 97.5%, 97.5% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। बजाओ ताली, एक नया हिस्सा भारत का क्षेत्र बढ़ा है। अच्छा, भारत इसके लिए कितना डेस्परेट क्यों था? क्योंकि यहाँ पर सिक्किम में क्या था, नेपाली लोग ज्यादा थे, चाइना का भी प्रेशर था कि भाई इसको भारत को नहीं शामिल करना चाहिए, चाइना तो चाहता था हम में शामिल हो, नेपाल चाहता था हम में शामिल हो जाए। भारत मतलब इंदिरा गांधी क्यों चाहती थी कि भाई सिक्किम के लिए वो इस विरोध को झेलने के लिए क्यों तैयार हो गई कि भाई ठीक है, चाइना और नेपाल जिसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से संबंध भी बिगड़ने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर आपको समझना होगा सिलीगुड़ी नेक ऑन द मैप। देखो भारत के नक्शे को देखो, इंडिया के मैप, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहीं पर सिक्किम है, आप सारे लोग जानते होंगे। अगर ये एरिया भारत का नहीं होता तो जो हमारे साथी इधर के स्टेट्स हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कहते हैं, भारत से कटे हुए होते लगभग या नहीं, हाँ या ना? तो इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि भाई कैसे ही हम इससे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि एक हिस्सा तो पहले ही यहाँ पर किसको, पाकिस्तान को देना पड़ गया था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो था, तो यही एक है, इसको अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो भारत का हिस्सा तो डिस्कनेक्ट ही हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी नेक, तो ये सिलीगुड़ी नेक बचा रहना चाहिए। बात समझ में आई? इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट या इंदिरा गांधी, आपका इंदिरा गांधी जी ये चाहती थी कि ये हिस्सा जो है भारत का किसी भी तरह से होना चाहिए, किसी भी तरह से होना चाहिए। और फाइनली हमने क्या किया, ये आपका इसके लिए 2 डेट्स हैं, वो दोनों याद रहनी चाहिए आपको। एक तो इसके लिए 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन हुआ, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था, कितने लोग जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए लिख दिया करो ना बार बार, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हुआ था भैया आपका 1974 में, और इसमें सिक्किम को क्या बनाया गया था, बहुत सारी शर्तों के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया कि कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें हमारे साथ में। अच्छा बताइए, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल से है? सिक्किम सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य नहीं, सह राज्य। क्या कहा गया था इसमें, सिक्किम विल बी ए को स्टेट,
सिक्किम को क्या बनाया गया था? को स्टेट। और को स्टेट का मतलब सहराज्य का मतलब विशेष सुविधाओं के साथ में। और इसके लिए आज भी आप जानते होंगे 371F आता है आर्टिकल। F फॉर फ्रूट, फ्रूट सीख से खाया जाता है। तो सिक्किम के लिए कौन सा विशेष आर्टिकल है? 371F, फ्रूट। फ्रूट कैसे खाते हैं? फ्रूट खाते हो ना आप शादी में जाके सीख से। तो उसको विशेष राज्य बनाया गया। लेकिन इसके बाद में ही अगला संशोधन किया गया आपका, जिसको हम बोलते हैं 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका 1975 में। और ये आपका 16 मई वो डेट है जिस दिन सिक्किम अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। और सिक्किम को बना दिया गया यहाँ पे, सिक्किम को पूर्ण राज्य, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्योंकि 1974 का इनकी जो डिमांड्स करने वाला राजा है, ठीक है, क्या बना दिया गया इसको? एक फुल स्टेट बना दिया गया। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपका महीना हम देख रहे हैं मई का, तो यहाँ का जो राजा था उसकी मृत्यु ही 10 अप्रैल को हो चुकी थी। तो उस तरह डिमांड्स नहीं है। जो रानी है उसकी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की वो थी, उसकी पत्नी, कहते हैं वो CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है ना, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की, वो CIA की सदस्य थी। और कहते हैं वो तो जैसे ही वो मरा तो वो भाग गई अपने, ठीक है, क्योंकि उसे लगा ही नहीं फिर कुछ। अमेरिका तो चाहता था कि इस तरीके से कि भाई अमेरिका की तो पॉलिसी है ना, वो जगह जगह टेक ओवर करके भाई कहाँ की राजनीति में हम लोगों को किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। और उस समय उसका सीधा सीधा मकसद यही था कि भाई भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि वो समय पाकिस्तान के पक्ष में बहुत था, तो भारत को कमजोर करने की स्थिति थी कि भाई एशिया में जो है भारत को कमजोर करके वो रखे। क्योंकि भारत किसका सहयोगी था? रूस का सहयोगी था। तो वो तो ये चाहता था कि ये सिक्किम जो है, अमेरिका की भी ये चाहती कि जो सिक्किम है ना, ये नेपाल या चाइना में से किसी एक में मिल जाए, भारत में ना मिले। ठीक है, आगे आएंगे। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। बोलेंगे जी सर आप भगत सिंह के फैन हैं तो लॉरेंस बिस्मई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे दोस्त, आपको किसी माँ ने जन्म दिया होगा, कदर किया करो उनके बारे में सोचा करो। इस दुनिया में आपको अन्य लोगों की चिंता करने से ज़्यादा विषय आपका ये होना चाहिए आपके घर के आर्थिक हालात क्या हैं। आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं और खुद को भटका रहे हैं। भगत सिंह एक आइडियोलॉजी है। आप कहीं भी किसी की भी तुलना किसी से भी करने लगते हैं, थोड़ा यार ख्याल रखो उस माँ बापू सब लोगों का, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आएंगे भैया वापस। क्या भैया, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि भारत ने सिक्किम को मिलाया जो कि भारत के संग में नहीं है, तो मुझे बताओ 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो क्या सिक्किम हमारे हाथ में? तो आप कहेंगे नहीं भैया सिक्किम बाद में आया। तो ऐसे ही बहुत सारी जगह को हमने मिलाया है। जैसे गोवा क्या आज़ादी के समय हमारे पास में था? आप कहेंगे नहीं। गोवा को हमने 1961 से 19 दिसंबर 19 गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है इस दिन। 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से यहाँ पर भारत सरकार को तो एक ऑपरेशन भी करना पड़ा था। मदन मोहन मालवीय जी इसके नेता थे जमीन पर, ऑपरेशन विजय बहुत पूछा जाता है। गोवा को हमने मिलाया। अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए गोवा पहले यूटी बना था और उसके बाद में गोवा को क्या बनाया था हमने? गोवा का स्थापना दिवस क्या? 30 मई 1987 को उसको फिर पूर्ण राज्य बनाया गया। तो क्या गोवा भारत में 1947 में शामिल है? आप कहेंगे नहीं। तो गोवा को भी जब मिलाया जा रहा है यानी कि भारत संघ में तो नहीं है। तो भारत संघ में नहीं है तो कैसा हो गया? नया राज्य हो गया। यानी कि जो भारत संघ में पहले से ना हो तो भारत संघ में तो वो नहीं है। जैसे दादर नागर हवेली, क्या ये भारत संघ में होता था? दादर नागर हवेली क्या ये भारत संघ में था? दादर नागर हवेली जो को अब तो जानते हैं आप, दादर नागर हवेली और दमन दीव को 2019 में एक कर दिया गया। तो आप कहेंगे दादर नागर हवेली भैया ये 1954 में पुर्तगालियों से भारत ने ली। यानी संविधान तो हमारा कब तैयार हो गया था? तो पुर्तगालियों से। यानी कि इसका भी प्रवेश कब हुआ है? तो आप कहेंगे भैया इसका भी प्रवेश आर्टिकल 2 से हो गया। ठीक है, दमन दीव ये भी पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। इसको हमने 1961 में लिया। किससे? पोर्टुगीज से, पुर्तगालियों से। तो क्या ये भारत संघ में था आज आपका जब संविधान लिखा जा रहा था? आप कहेंगे नहीं। मैं कहूँ आपसे पांडिचेरी क्या भारत संघ में था आज़ादी के समय? नहीं। 1954 में हमने इसको फ्रांस से लिया है, फ्रांस से। ये प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं, इनको लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, गोवा के साथ ही लिख लेना। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? आगे आएंगे, अगली बात पर चलते हैं। इतनी बात समझ में आई हो? बोले भाई सर आज किसान दिवस के लिए कुछ बोल दो। आवश्यकता नहीं है किसान दिवस, वो महसूस करने की चीज़ है, शब्दों में बयान करने की चीज़ नहीं है। ठीक है, बोलने से कुछ भी नहीं होता। वो महसूस कर सकते हैं जो खेती करते हो। हमने किया और ठीक किया, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस खेत देखने चले गए और खेत में से आ गए। हम पांचों भाई बहन, हमारे मम्मी पापा ने मिलकर अपने सारे सारे गेहूं काटे, हमने मूंजी भी लगाई है अपने खेतों में, भूस भी हमने ढोया है। ठीक है, तो वो महसूस करने की चीज़ है। आएंगे जी वापस, इधर देखेंगे। आर्टिकल 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आर्टिकल 3 पर आएंगे। आर्टिकल 3 कह रहा है संसद विधि बनाकर, यानी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करके, बड़े ध्यान से समझना इस अनुच्छेद को, विधि बनाकर, कानून बना करके भारत संघ के राज्यों का, भाई भारत संघ में क्या क्या शामिल है तो आप जान ही चुके हैं। भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, 5 बिंदुओं पर हमें बात करनी पड़ती है इसमें। 5 बिंदु कौन कौन से? क्या बोला उन्होंने? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आप कहोगे भैया अभी तो आपने बताया था नए राज्य का, फिर से आप बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, लेकिन अंतर क्या है दोनों में ये समझना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स आपका पुनर्गठन में और क्या आएगा? नए राज्य का निर्माण आ सकता है, अल्टरेशन आ जाएगा, अल्टरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का अल्टरेशन यानी उनकी सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसे नहीं लिखे, अल्टरेशन ऑफ एरियाज लिख लें तो ज़्यादा ठीक है। अल्टरेशन ऑफ एरियाज और इसमें आता है बाउंड्रीज, उनकी सीमा भी बदली जा सकती हैं, बाउंड्रीज।
नेम, कोई भी नेम है, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग यानी वर्तमान में उसका कोई भी नाम हो, एग्जिस्टिंग स्टेट्स। देखो यहां पर क्या बात की गई है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स यानी राज्यों का पुनर्गठन, उनको रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब रीऑर्गेनाइज कैसे होंगे ये समझना है, तो इसमें 5 पहले पॉइंट समझो तब विस्तार से बात करेंगे। पहली चीज क्या होगी, इसमें नए राज्यों का निर्माण होगा। नए राज्य हमको कोई बनाना है, नए राज्यों का निर्माण। लेकिन ये सब राज्य कैसे होंगे, याद रख लेना, ये सब राज्य वो होंगे जो भारत संघ में पहले से शामिल है। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 नंबर में क्या, 2 नंबर में रहता है बाहर का पैसा, बाहर से जो कमाया हो किसी ने। तो दो जो हमारा अनुच्छेद 2 है उसमें क्या है, बाहर से कुछ मिला रहे हैं। इसमें क्या होगा, भारत की इनर बाउंड्रीज के भीतर की बात कर रहे हैं हम, जो भारत की अपना टेरिटरी है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण यानी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आप बताएं किसी एक राज्य का नाम जो आप जानते हो कि भारत के अंदर सीमाओं के अंदर एक नया राज्य बनाया गया जो भारत संघ में शामिल था। दूसरा बिंदु इसमें आता है राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि। राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि, किसी स्टेट का जो एरिया है वो बढ़ाया भी जा सकता है या कम भी किया जा सकता है, दोनों ही बातें हैं। इंक्रीज इन द टेरिटरी, इंक्रीज इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। तीसरी बात यहां पर की गई है राज्यों के क्षेत्र में कमी की। क्या कमी भी की जा सकती है जी, जैसे मैं आपसे पूछूं यूपी से उत्तराखंड बनाया गया तो कितने पहाड़ी जिले कम कर दिए, रिडक्शन। कमी का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन इन द एरिया ऑफ स्टेट्स, एरिया ऑफ स्टेट्स। बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, राज्य की सीमाओं को बदला जा सकता है। जी हाँ, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर क्षेत्रफल कम ज्यादा होगा तो बॉर्डर चेंजेस अपने आप ही हो जाएंगे या नहीं होंगे, जी भैया, यानी चेंजेस इन स्टेट बाउंड्रीज, ये बात इसमें की गई है। और पांचवी बात इसमें की गई है, पांचवा बिंदु लिखें, राज्यों के नाम में परिवर्तन। राज्यों के नाम में परिवर्तन, इस बात का क्या मतलब हुआ, क्या बोलेंगे, चेंजेस इन द नेम ऑफ, ये तो लिख सकते हैं ना, चेंजेस इन द नेम ऑफ स्टेट्स, राज्यों के नाम, इस बात को समझें। हालांकि हम अभी आपको मैं बताया था कि भाई हम एक क्लास आपका राज्यों के गठन कब कब हुए उससे लेंगे, तो हम इस बात को बहुत विस्तार से तो तब समझेंगे। अभी आप जाने थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से, नया राज्य कोई बनाना है हमको, जैसे इसमें आप हमेशा देखते हैं कि अब हम आगे चल के पढ़ेंगे भी इस बात को कि 1956 में आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन आयोग जो था आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य भारत में थे, 14 राज्य थे और 6 यूटी थे। यानी शुरुआत में 28 राज्य नहीं थे। 1956 में कितने राज्य थे भारत में, जब रीऑर्गेनाइज उनको किया गया, पुनर्गठन जब उनका किया गया तो 14 राज्य थे, यानी 14 बाद में बने। तो ये सब अधिकार हमको मिलते हैं अनुच्छेद 3 से। ठीक है, नए राज्य का निर्माण क्या बोलेंगे, लिख लेना इसको छोटे शब्द में, जो भारत संघ में हो, जो इंडियन यूनियन में हो, किसमें होगा, भारत संघ में हो। ठीक है बॉस, जैसे हमने आपका उत्तराखंड को बनाया तो किस राज्य से अलग करके बना दिया, उत्तराखंड को यूपी से अलग करके बना दिया। जैसे मैं आपसे बात करूं छत्तीसगढ़ को हमने किससे अलग करके बना दिया था, एमपी से अलग करके बना दिया था। झारखंड बताएं किससे अलग होकर बना था, बिहार से अलग होकर बना था। इनको हम क्रम से जानेंगे अभी, ये 1 नवंबर 2000 को बना था, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। एमपी को किससे अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को, यूपी से उत्तराखंड को और बिहार से झारखंड को। तो मुझे बताएं कि जो कोई नया राज्य बन रहा है तो उसका जो अपना क्षेत्र, नए का जो एग्जिस्टेंस हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, तो उसका क्षेत्र अपने आप बढ़ रहा है। क्या हम कल को चाहें कि तो और 2 जिलों को मिला सकते हैं एमपी के, एमपी का जैसे हम अभी बात करते हैं, यूपी का एक अच्छा उदाहरण है, यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। तो अगर हम कल को 1-2 जिले और यूपी के शामिल करना चाहें उत्तराखंड में, तो भारत सरकार ऐसा कर सकती है या नहीं, आप कहेंगे जी भैया, अनुच्छेद 3 इस बात की परमिशन दे रहा है कि नए राज्य का निर्माण भी हो सकता है, उसके क्षेत्र में वृद्धि भी हो सकती है। राज्य के क्षेत्र में कमी, अब देखिए यूपी से इतना एरिया कट गया तो भैया क्या बोलेंगे, क्या क्षेत्र में कमी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। चौथी बात, राज्य की सीमा तो खुद ही बदल गई, नया एग्जिस्टेंस में आएगा तो कम हो गया यहाँ से। राज्यों के नाम में परिवर्तन, आप कोई एक ऐसा उदाहरण लिखें जिससे आप जानते हो कि राज्यों के नाम में परिवर्तन कब कब हुए हैं, और उनसे बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं नोट बना के लिखना किनारे पे। राज्यों के भैया जब नाम में परिवर्तन की बात आती है तो इसमें जैसे मद्रास है, मद्रास, मद्रास पुराना नाम था, मद्रास का नाम कब चेंज हुआ, तो मद्रास का नाम पहले तो किया गया तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य। और किस वर्ष में इसको तमिलनाडु राज्य किया गया था, तमिलनाडु स्टेट इसको कब से कहा जाने लगा था, 1969 से। अब ऐसा नहीं था कि मद्रास जगह खत्म हो गई थी, मद्रास फिर एक छोटी जगह रह गई, और मद्रास का भी फिर जो फाइनली उस जगह का नाम भी आज वर्तमान में चेन्नई नाम है, 1996 से। ये दोनों उल्टे हैं, देख लेना, तमिलनाडु बड़ा नाम 69 में पहले हुआ और तमिलनाडु का छोटा नाम वो 1996 में, 69 एंड 96। तो नाम बदला गया आपका। जैसे मैं बोलूं आपसे मैसूर, अब यहां पर एक बात और आएगी, आपको क्वेश्चन सोचना चाहिए, मैसूर का नाम क्या हुआ, कर्नाटक। मैसूर का नाम कर्नाटक किस वर्ष में किया गया था, तो बोलेंगे 1969 में किया गया। ये भी जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे नाम बदले जाते हैं आपका, और कौन सा नाम बोल सकते हैं, हाँ उड़ीसा, पहले नाम क्या होता था इसका, उड़ीसा नाम होता था, जब उड़ीसा और बिहार प्रांत मैंने आपको बताए थे अलग अलग कर दिए थे, तो उड़ीसा था ये, उड़ीसा का नाम बदल के हो गया ओडिशा। किस वर्ष में हुआ था, ओडिशा नाम कब किया गया, तो आप लोगों को याद रख लेना, ये ओडिशा किया गया था आपका 2011 में। ठीक है, जैसे उत्तरांचल
जब यूपी से अलग हुआ तो 1 नवंबर 2000 को तो उत्तरांचल नाम से किया गया था। उत्तरांचल का नाम अब क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड कब किया गया था आपका? ये किया गया था 1 जनवरी 2001 2007 में, सॉरी 1 जनवरी 2007 में, 1 जनवरी 2007 को। तो मैसूर का नाम चेंज हो, जैसे कलकत्ता है, इसको पहले क्या बोलते थे? कैलकटा बोलते थे, कैलकटा। कैलकटा का नाम क्या कर दिया? कोलकाता कर दिया, कोलकाता। तो कोलकाता नाम कब से हुआ आपका? कोलकाता नाम, कोलकाता नाम हुआ आपका 2001 से, 2001 से, ठीक है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को भैया। उत्तरांचल का नाम तो हाँ 2006 में इसके लिए विधेयक आया था, क्योंकि नेक्स्ट डे आप देख रहे हैं साल की शुरुआत में ही हो रहा है, तो सिंपल डे उसी दिन नहीं हो सकता, तो ये इसके लिए विधेयक आया था 2006 में। एक बार उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, क्वेश्चन था कि आपका उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष आया? 2006 में आया, जिसको 2007 में लागू किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप इसमें से स्टेट देख रहे होंगे, कर्नाटक है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु राज्य है, लेकिन ये तो शहर का नाम बदला जा रहा है, हाँ या ना? कैलकटा से जब हम कलकत्ता कर रहे हैं, ये राज्य का नाम बदल रहे हैं या किसी शहर का नाम बदल रहे हैं? तो जब हम राज्य का नाम बदलेंगे स्टेट का, तो केंद्रीय स्तर पर हमको क्या करना पड़ेगा? प्रावधान लेके आना पड़ेगा, मतलब वहाँ संसद में। लेकिन जब कभी शहर का नाम होगा, तो वो शहर जिस राज्य में है वहाँ के विधानमंडल में प्रस्ताव आएगा, समझ गए? राज्य का नाम चेंज करना, जैसे यूपी में आप कर रहे हैं आपका इलाहाबाद से प्रयागराज, तो इसके लिए कहाँ पर आपका प्रस्ताव आएगा? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश विधानमंडल में आएगा, जो यूपी का आपका लेजिस्लेचर है वहाँ पर आएगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक की बात में कोई समस्या किसी भी साथी को, मेरे को? अच्छा, यहाँ पर जो मुख्य बिंदु आता है, तीसरे आर्टिकल में एक बात की गई है, उसको लिख लें। 5वां संविधान संशोधन, 5वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1955, उसमें 3 छोटे पॉइंट बनाना और लिखना। पहली बात इसमें क्या की गई? राज्यों के पुनर्गठन के लिए, मतलब किसी को आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। स्टेटमेंट बन के आते हैं क्वेश्चन, पूर्व अनुमति। पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम ये नाम बदलने जा रहे हैं या पुनर्गठन करने जा रहे हैं, ये क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं, आवश्यक है। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? किसके लिए? आप लिख सकते हैं इसको, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इस तरह का आप बदलाव करना चाह रहे हैं तो पहली किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। दूसरा बिंदु इसमें आता है, प्रभावित राज्यों की राय मांगी जाएगी। भाई किसी का एरिया कम हो रहा है, राज्यों की जो राय है, जो उनका ओपिनियन है, वो मांगी जाएगी, प्रभावित राज्यों की। और प्रभावित राज्य, ओपिनियन विल बी सॉट, लिख लीजिए इसको, ओपिनियन विल बी सॉट फ्रॉम अफेक्टेड स्टेट्स। अफेक्टेड स्टेट्स, जैसे यूपी से हमने बनाया उत्तराखंड, तो किसकी राय मांगी जाएगी बताओ? यूपी की राय मांगी जाएगी। लेकिन यूपी ने कहा नहीं भैया, हम नहीं चाहते कि हमारे हिस्से हों, या कल को मान के चलो यूपी के 4 हिस्से करने होते, यहाँ से राय मांगी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब ये राय मांगी जाएगी तो यूपी सरकार क्या कह सकती है? वो ये बोल भी दे कि हाँ ये कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन वो बोलेगी नहीं, ये करना ठीक नहीं रहेगा। तो इसमें फिर क्या होगा? तो इसमें बोला गया है लेकिन बाध्य नहीं है, इनकी राय मांगने के लिए लेकिन बाध्य नहीं है, बट नॉट बाउंडेड। क्या किया गया है साथ में ही? बट नॉट बाउंडेड, यानी कि फिर तो भैया सिर्फ पक्ष में ही सलाह दे सकते हैं। फिर तो क्या बचा भाई? जो उनका आपका मना करना है, अगर वो उसको डिनाई कर रहे हैं तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची है, ठीक है। तीसरा ये आएगा, प्रभावित यूटी की राय नहीं मांगी जाएगी। अगर यूटी के एरिया में ऐसा हो रहा है तो उसकी राय जो है नहीं मांगी जाएगी, यानी ओपिनियन विल नॉट बी साउट फ्रॉम अफेक्टेड यूटीज। बात क्लियर है? अब जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो भारत के बारे में एक स्टेटमेंट निकल के यहाँ से आता है। कभी आपको पूछना हो भारत के राज्यों का भारत से कैसा संबंध है, यानी हमने पढ़ा आर्टिकल 3 में कि भारत के जो राज्य हैं उनको जो क्षेत्रफल है वो घट या बढ़ सकता है, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ, यानी कि भारत जो है ना विनाशी राज्यों का, यानी राज्यों का हम विनाश कर सकते हैं, राज्यों का तो हम विनाश कर सकते हैं, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ए मतलब ना और विनाश मतलब जिसको नष्ट ना किया जा सके। यानी भारत कैसा? भारत में राज्य कैसे हो गए? राज्य तो हो गए विनाशी, ठीक है। क्या बोलेंगे? विनाशी का मतलब क्या होता है? जिनका विनाश किया जा सकता है, डिस्ट्रक्टिबल। राज्य कैसे बताए गए हैं? डिस्ट्रक्टिबल। लेकिन जो इंडिया का यूनियन है वो कैसा है? इंडेस्ट्रक्टिबल। बात समझ में आई? यानी राज्यों का तो विनाश हो सकता है, राज्यों का क्षेत्रफल कम हो सकता है, उनका नाम आज पता चले ये नाम है, कल को कुछ और नाम हो सकता है, ठीक है, उनकी सीमाएं बदल सकती हैं। लेकिन जो भारत है, भारत राज्य विनाशी है और भारत कैसा संघ है? वो अविनाशी संघ है। ये बात समझ में आई? यानी भारत का जो है वो विनाश नहीं किया जा सकता, राज्यों को खत्म किया जा सकता है। इसी के साथ में हमारा आर्टिकल 3 खत्म होता है और आर्टिकल 3 के बाद में आर्टिकल 4 के कुछ बिंदु हैं, ठीक है, जो इन्हीं की व्याख्या करता है। क्या कहता है आर्टिकल 4? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है यदि आर्टिकल 2 और 3 में
आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद, आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है, विधि का मतलब कोई लॉ मेकिंग वो करती है, कोई विधि बनाती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आएगी, ध्यान से समझना, यूपीएसआई में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और किसी चीज को हम संविधान संशोधन नहीं मांग रहे तो राष्ट्रपति साहब को परमिशन देनी पड़ेगी या नहीं? ठीक है, तो संसद अर्थात, और बात भी कर सकते हैं, नहीं माना जाएगा अर्थात यह इस आर्टिकल में संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद 368 के बाहर माना जाएगा, बाहर माना जाएगा। ओके, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 में जो कुछ भी हो, इफ पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ, इफ पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ, भैया नोट्स बनाते हो ना अच्छे से, मेक्स एनी लॉ इन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, देन इट विल नॉट बी, देन इट नहीं माना जाएगा, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भैया कभी मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई गलती करूं तो मुझे माफ करेंगे, है ना? क्या मतलब है, इफ पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ इन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3 देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अर्थात यह आर्टिकल 368 से बाहर होगा, दैट इज इट विल बी आउटसाइड आर्टिकल 368। ओके, अच्छा, आर्टिकल 368 में मुझे बताया संविधान के किस भाग में हमने आपको बताया था संविधान संशोधन के बारे में? तो आप कहेंगे भैया ये आपने बताया था कि ये आपका किससे लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया, ये बात हम कर चुके थे, भाग 20 में हमने ये बताया। तो जितने भी साथी, अगर मैं आपसे करूं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो 3 तरह के होते हैं हमारे देश में। संविधान संशोधन कितनी तरह के होंगे? वो 3 तरह के होंगे। कैसे? एक तो होता है साधारण बहुमत से, यानी सदन में पेश किया, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, सदन में पेश हुआ और आपका 50% से ज़्यादा लोगों ने उसका फेवर किया, 50 से ज़्यादा, जैसे 100 लोग हैं तो 51 लोगों ने फेवर कर दिया, ये होता है आपका सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। दूसरा एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। इसमें कितना % होता है बताओ? क्वेश्चन सुनो मेरा, विशेष बहुमत में कितना प्रतिशत होता है लगभग? जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें कितना प्रतिशत आपका पक्ष में आना चाहिए? 2/3 सदन का, यानी कि 2/3 का मतलब क्या, 66% से ज़्यादा। किसी एक साथी ने आपका लिखा 66% या नहीं, बहुत कम ने लिखा, क्योंकि जिसने प्रश्न सुना उन्होंने ही लिखा होगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है विशेष बहुमत भी हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई राज्यों का, अगर आप लोग अभी बताते हैं, पहले लिखो विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ में क्या हो, आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभा, ज़्यादा राज्यों की विधानसभा, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी विद मोर देन हाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो 3 तरह के होते हैं। तो यहां पर क्या बात हुई, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं आर्टिकल 368 के बाहर माना जाएगा किसको? जो भी काम किसमें होगा, आर्टिकल 2 और 3 में होगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ, इससे बाहर माना जा रहा है। तो ये जो आर्टिकल 4 में काम हुआ, यह जो कार्य होगा, यह साधारण बहुमत से होगा। से होगा, यह साधारण बहुमत से। भाई साधारण बहुमत ऐसे समझिए कि आपका सिटिंग में वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सदन में, संसद में 200 लोग बैठे हुए हैं, तो कितने लोगों की, अब मुझे बताइए फटाफट से, कितने लोगों के समर्थन से ये हो जाएगा? यह साधारण बहुमत से होता है। इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर एक बात बताओ, जब साधारण बहुमत से हमने ये कर लिया, अगर किसी राज्य का नाम हमने बदल लिया, आर्टिकल 3 में हम नाम बदल सकते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। तो आर्टिकल 3 में जब हमने किसी का नाम बदल लिया, तो फटाफट से आंसर करें, तो आर्टिकल 3 में जब नाम बदल रहे हैं तो अनुसूची कौन सी में चेंज आएगा? 2 अनुसूची में चेंज आएंगे, सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि भारत के संघ के राज्यों के नाम कहां पर दिए हुए हैं? शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में चेंज आएगा या नहीं आएगा? शेड्यूल 1 में परिवर्तन, अनुसूची 1 में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? भाई पहले नाम वहां पर किसी राज्य का कुछ था और अभी हमने नाम बदल दिया, तो वहां पर एक परिवर्तन करना पड़ेगा। जी भैया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आज यूपी में आप लोग जानते हैं राज्यसभा की सीटें 31 हैं, जो नहीं जानते वो समझें। और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होती हैं, यानी कि उस राज्य में जो पॉपुलेशन है उसके रेशियो में होंगी। लेकिन जब उस राज्य से हम कोई नया एक राज्य बना देंगे तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी ना, जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। और जब किसी राज्य की जनसंख्या कम हो जाएगी तो उसकी राज्यसभा सीटें भी कम होंगी या नहीं होंगी? हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। यानी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो आर्टिकल 4 है उसके द्वारा कौन कौन सी अनुसूचियों पर प्रभाव पड़ता है? तो सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है अनुसूची 1, और राज्यसभा की सीटें कौन सी अनुसूची में बताई गई हैं? अनुसूची 4 में।
तो इसमें जो कुछ भी आप चेंज करेंगे तो उसका जो सीधा प्रभाव पड़ेगा, जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, आर्टिकल 4 का। इसका प्रभाव पड़ेगा आपका शेड्यूल 1 अर्थात अनुसूची 1 और अनुसूची 1 और शेड्यूल 4 अनुसूची 4 पर प्रभाव पड़ता है। बात क्लियर है? हमने छोटी सी बात जानी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, इतनी देर से जो हमने ये सब कुछ पढ़ा है इसमें कहीं भी हमने ये जाना कि भारत अपना क्षेत्र अन्य किसी देश को दे सकता है या नहीं? ये आपने जाना आज या नहीं जाना? भारत अपना क्षेत्र अन्य अन्य देश को, ठीक है, क्या पूछे, भारत अपना क्षेत्र जो है अन्य देश को या अपना हिस्सा दे सकता है? यानी मैं पूछ रहा हूं, कैन इंडिया गिव्स इट्स टेरिटरी टू अदर कंट्री, यस और नो? ये आपने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा? तो आप कहेंगे नहीं भैया ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, अर्जन की बात हुई, हम ले सकते हैं, ये बात हुई आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में भारत के अंदर कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, ये बात हमने की। देखो 3 को ऐसे याद रखना, 3 में 3 बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 3 में बने 3, तो 3 कहाँ है, वो अंदर है भारत की सीमाओं के। और 4 में बोला 2 और 3 में जो है वो साधारण बहुमत से हो जाएगा, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत ही नहीं है हमको। भारत अपना क्षेत्र अन्य देश को, ये तो हमने जाना ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बात हुई, क्या हमने बांग्लादेश को एक हिस्सा दिया था या नहीं? तो इसके लिए याद रख लेना, एक बेरूबाड़ी केस है। बेरूबाड़ी केस मैंने आपको बताया था प्रस्तावना में भी। बेरूबाड़ी केस में प्रस्तावना को क्या माना गया था, अंग माना गया था या नहीं? बेरूबाड़ी केस में अंग नहीं माना गया था। वहां पर आपको पता होना चाहिए जस्टिस साहब ने क्या कह दिया था कि यह तो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, और उसको कुंजी कह दिया था, यानी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोल दिया था, है ना, अंग नहीं माना गया था। तो वही बेरूबाड़ी केस जो था, बेरूबाड़ी संदर्भ केस, उसी में ये बात की गई कि भाई हम अपना क्षेत्र अन्य देश को दे सकते हैं या नहीं। तो इसमें क्या बात की गई है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत, याद रख लेना, आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह काम नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते। आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह काम नहीं कर सकते। किसके तहत? यानी कि हम कह सकते हैं कर सकते। इसके लिए फिर कैसे होगा, फिर बांग्लादेश को हमने कैसे क्षेत्र दे दिया था अभी 2015 में? इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। और संविधान संशोधन की आवश्यकता मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, कैसी? संविधान संशोधन यानी छोटे से शब्दों में आप लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी नीडेड, विल बी नीडेड। तो उसकी हमको जब आवश्यकता होगी तो इसी के तहत तो हमने किया 100वां संविधान संशोधन। आपने कभी पढ़ा पहले वहां पर कि भाई उत्तराखंड का नाम बदलने के लिए क्या किया गया था? 100वां संविधान संशोधन, वो तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किस किस के बीच हुआ था अमेंडमेंट? ठीक है, अब दरअसल में ये तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जो आपका अगर हम बात करें एक भारत और बांग्लादेश के बीच में, लिख लेना भारत वर्सेस बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था मैं आपसे पूछूं? तो पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। मैं आपको अब कई बार बता चुका हूं, अब शायद मुझे आगे भविष्य में आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इधर पश्चिमी पाकिस्तान था और इधर पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिम में बांग्लादेश है, इसको क्योंकि वो बंगाल के पश्चिम में, तो उसको इसलिए पश्चिम बंगाल बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं भैया भारत के पूर्व में, फिर भी पश्चिम बंगाल बोलते हैं। इसके पश्चिम में इसलिए बोलते हैं उसको पश्चिम बंगाल। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक आपका लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पूछा जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? यानी कि भूमि सीमा समझौता। कितने लोग बता सकते हैं भूमि सीमा समझौता? तो क्योंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान इंदिरा गांधी जी के समय पर 1971 में हो गया था आज़ाद, तो 1971 के बाद में कुछ सीमा के लिए यहाँ पर एक समझौता हुआ था, भूमि सीमा समझौता 1974 में। कब का है? 1974। लेकिन तब से लेकर के वो चीज़ें अटकी हुई थी और बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर उन चीज़ों को सॉल्व किया यहाँ पर। कब? आपका 100वां संविधान संशोधन, जो कि आपका कब हुआ था? 2015 में। अगर हम कहें तो 1 अगस्त 2015 में। जो इससे साथ ही प्रभावित राज्य थे, इफेक्टेड स्टेट्स थे, प्रभावित राज्य, मैंने कहा था ना प्रभावित राज्यों से सलाह मांगी जाती है। तो जो प्रभावित राज्य थे वो थे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। ये 3 का जो क्षेत्र था, हुआ क्या था दरअसल में, इन तीनों से यहाँ पर लिख लेना इस बात को, क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपका 111 अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र का मतलब होता है इनक्लेव्स, जो अन्य को दे दिए जाए। 111 अंतः क्षेत्र तो बांग्लादेश को मिले, यानी लगभग अगर मैं बात करूँ वो 11,700 एकड़ जमीन थी। 11 नहीं 17,000 आपका एकड़ जमीन थी। यानी कि हम अगर बात करें तो लगभग मोटे तौर पर, कहीं पर अलग भी होता कहीं पर ज़्यादा, तो 17 65,000 बीघे जमीन है लगभग। और साथ में 51 अंतर क्षेत्र ये भारत को मिले। किसको मिले हैं? ये इंडिया को, भारत को। अंतर क्षेत्र का मतलब होता है इनक्लेव्स। लिख लेना दोस्त सारे लोग, एनक्लेव, ENCLAVE। 111 इनक्लेव्स टू बांग्लादेश, ये भारत ने दिए। लगभग 65,000 बीघे जमीन हम कह सकते हैं। 51 अंतर क्षेत्र जो दिए वो भारत को मिले। ये लगभग आपका अगर हम बात करें ये 7,000 एकड़ के करीब था, यानी कि लगभग आपका अगर हम बात करें 35,000 बीघे जमीन के करीब था। और इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते थे? तो पूछा जाता बहुत बार, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा कॉरिडोर है? कई बार क्वेश्चन बनेगा। तो कौन सा विवाद हमने आपका सुलझा दिया था? तो हम कहेंगे, बोलो भी फटाफट से, 3 बीघा कॉरिडोर। कौन सा बोलेंगे? 3 बीघा कॉरिडोर। समझ जाएंगे इस बात में, किसी को कोई दिक्कत कोई भी परेशानी हो। और आर्टिकल 1 में अब बहुत छोटा सा लगेगा आपको। आर्टिकल 1 में
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है, इंडिया क्या है, दोनों के मायने हमने जाने। भारत जो राज्य है, साथ में ये भी बोला गया सिर्फ यूटी नहीं, स्टेट। स्टेट में क्या है, तीन तरह के, तीनों बातें हमने की। क्या राज्यों के देश का नाम बदल पाना एक प्रक्रिया के द्वारा संभव है, ये हमने समझा, हाँ संभव है। भारत का नाम दोनों ही क्यों होना चाहिए, इस बिंदु पर हमने बात करी। संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, लेकिन नए राज्य कैसे होंगे, जो पहले से भारत संघ में ना हो, ठीक है, यानी जो राज्य नहीं है। सिक्किम ऐसा ही था, भारत संघ में नहीं था, हमने इसको मिलाया, आपका 35वां 36वां संविधान संशोधन। संसद राज्यों को पुनर्गठित कर सकती है, निर्माण कर रही, क्षेत्र बढ़े घटे, सीमा चेंज अपने आप ही हो जाएगी, और नाम भी बदल सकती है। कुछ नाम जो बदले गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हमने आपको बताए। पांचवें में कहा कि आपका पांचवा जो संविधान संशोधन उसमें बोला कि इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रपति की जो प्रायर परमिशन है वो जरूरी है, राय स्टेट से मांगी जाएगी, लेकिन बाउंडेड नहीं है, यूटी की राय मांगी नहीं जाएगी। आर्टिकल 4 कह रहा है 2 और 3 के पालन में संसद जो भी विधि बना रही है उसको 368 से बाहर माना जाएगा, ठीक है, यानी कि साधारण बहुमत से हो जाएगा। संविधान संशोधन 3 ही तरह के होते हैं। भारत अपना क्षेत्र भी अन्य देश को दे सकता है, हाँ ये हुआ 2015 में, भारत ने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र लिया, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया के लिए हमेशा हम आर्टिकल 2 और 3 के तहत नहीं करेंगे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, संविधान संशोधन होगा। बात क्लियर है दोस्त, प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज की जो कक्षा है इससे आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज देश के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है, क्या कहा गया है, कन्फेडरेशन है क्या, भारत बोलेंगे भी फटाफट से। मैंने आपको सब कुछ समझाया था परिसंघ के बारे में कि परिसंघ तो भैया सबसे ही कमजोर होता है। फेडरेशन है क्या भारत, आपका नहीं भैया, भारत यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, क्योंकि राज्य से अलग नहीं हो सकते हैं। ये व्याख्या हमने शायद दूसरी ही कक्षा में पढ़ ली थी, दूसरी या तीसरी कक्षा में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 किससे संबंधित है, आर्टिकल 2 किससे है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से। नए शब्द आ गया, मौजूदा राज्य आर्टिकल 3, मौजूदा राज्य के नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3, संघ का नाम और क्षेत्र आर्टिकल 1 होगा। बताएंगे जी, यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा अच्छा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा क्या कर सकती है, संसद कानून बनाकर, इसीलिए मैं शब्द लिखा रहा था, संसद कानून बनाकर। तो क्या होगा, किसी भी राज्य के भीतर एक स्वायत्त परिषद, ये स्वायत्त परिषद जानते हो ना आप, देखो ऑटोनोमस काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल किसमें बताया था मैंने आपको, अनुसूची जो शेड्यूल 6 थी, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, वहां पे बात की गई थी, याद है ना, एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उनकी हेल्प के लिए आपका क्षेत्रीय परिषद जो हमने रीजनल काउंसिल्स की बात की थी। किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि, हाँ जी, किसी भी राज्य की सीमाओं परिवर्तन, हाँ जी, युद्ध की घोषणा करना, ऐसा नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, केवल 2 और 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश, राज्य की सीमाओं का विकल्प और राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन। क्या नहीं हो सकता, देखो नए राज्य का गठन हो सकता है, हाँ जी, लेकिन वो राज्य कैसा होना चाहिए, भारत संघ में शामिल होना चाहिए। राज्यों के क्षेत्रों में चेंज हो सकता है, सीमाओं में, जी हाँ, क्या बोलेंगे, राज्य की सीमाओं का विकल्प हो सकता है, अल्ट्रेशन हो सकता है उनका, देखो अल्ट्रेशन, टेलर करता है ना, पैंट आपकी लूज है तो टेलर क्या बोलेगा, आप बोलोगे 38 लेंथ चाहिए, जैसे मेरी आती 38.5, आप बोलोगे उससे ये कर दो। मोहरी कितनी चाहिए जी पैंट की, जैसे मेरी मोहरी आपको 14.5, ठीक है वो कर देगा, तो ये अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन क्या बोलेंगे, विकल्प हो गया। नए राज्यों का प्रवेश की जब बात है, जब एडमिशन की बात है, तो एडमिशन कब होता है, मैंने बताया आपको, एडमिशन होगा जब आप उसमें शामिल नहीं हो, तो शामिल नहीं हो तो मतलब ये आर्टिकल 2 से होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान करता है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फॉर्मेशन की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 3 में, ठीक है। नए राज्य के गठन की बात कर रहा है बच्चे, प्रवेश की बात नहीं कर रहा है, स्थापना की बात नहीं कर रहा है, ना एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, ना एडमिशन की कर रहा है, फॉर्मेशन की बात। तो गठन का मतलब होता है भारत की सीमाओं के अंदर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक परिणामिक विषयों को बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधियों को परिभाषित करता है। ये तो 4 ही परिभाषित करता है कि भाई इसको संविधान संशोधन के बाहर माना जाएगा। सिक्किम को किस वर्ष में साथी भारत का एक राज्य बना, 1975 में। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते 74 में यह सहराज्य भी तो बना, लेकिन उसने सहराज्य जब तक ना पूछे तब तक नहीं बताएंगे। उसने पूछा है इन विच ईयर डिड सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया, बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया, नॉट ही इज नॉट आस्किंग अबाउट द कोई स्टेट, ही इज आस्किंग अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था, सिक्किम का, वेस्ट बंगाल प्रीलिम्स में पूछा आपका, कौन था आपका, फटसोंग पाल्डन नामग्याल था, ठीक है, पाल्डन नामग्याल। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं, 3 हैं, बता दी, सिंपल, विशेष और आपका क्या बोलेंगे तीसरा। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्वेश्चन आज का होमवर्क का क्वेश्चन लिखना, और जो भी साथी बाद में देखें तो जरूर लिखना। सिक्किम में कौन से वंश का शासन था, अगर आपने आज की कक्षा को ध्यान से पढ़ा, सिक्किम में कौन सा राजवंश था, कौन सा राजवंश था। इसका आंसर आप वीडियो देख के नहीं देना, प्रयास करना अपनी तरफ से इसका आंसर दें। साथ ही इसी उम्मीद के साथ में कक्षा बहुत बेहतरीन लगी होगी, कल हम शुरू करेंगे आपका इसको, क्वेश्चन रहेगा क्या अभी पीडीएफ में, नहीं रहने दो कोई दिक्कत, इसी दे देंगे, ठीक है जी। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं कल आपका पार्ट 2 के साथ में। पार्ट 2 का मतलब संविधान का भाग 2, जिसमें हम सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता को पढ़ रहे होंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।